नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। 22 के रण में कब किस पर कौन भारी पड़ रहा है, किसका जलवा कायम है, किसके गढ़ में कौन कर रहा है सेंधमारी। पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक क्या है सियासी तपिश, कौन किसके साथ कर रहा है गठबंधन समेत कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 का बादशाह। तो इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं सपा को मिला रावण का साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव छोटी बड़ी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं। इसी बीच भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि चुनाव में गठबंधन के मसले पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। इससे पहले अखिलेश यादव ने आरएलडी और सुभाषपा के साथ अन्य दलों से गठबंधन की घोषणा की थी। सपा ने हर दल के लिए दरवाजे खोले हैं। चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की मुलाकात पर कयास जारी हैं। चंद्रशेखर आजाद दलितों के युवा नेता के रूप में पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। वहीं कई मौकों पर कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अगली सरकार उनकी वजह से बनेगी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया। माना जा रहा है कि वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। अभी भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग का ऐलान नहीं हुआ है। साथी के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव के बाद। तो समाजवादी पार्टी ने इससे पहले भी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। और भीम आर्मी की जहां तक बातचीत करें, भीम आर्मी की मुलाकात के बाद इस बात को लेकर पूरे तौर से कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन की खबरें जल्द ही आ सकती हैं। देखना यह होगा कि आखिर कितने दिनों के अंदर इस तरह की घोषणा निकलकर सामने आती है, क्योंकि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि भाजपा का सफाया करने के लिए तमाम छोटे बड़े दलों से गठबंधन कर एक इस तरह के संगठन को, इस तरह के फ्रंट को खड़ा करने की कवायद लगातार जारी है, जिससे भाजपा का सफाया किया जा सके। तो यहां पर जिस तरह से मुलाकात हुई है भीम आर्मी चीफ की और सपा सुप्रीमो की, ऐसे में कयास साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में गठबंधन की खबरें आ सकती हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और ऐसे में इस मुलाकात के बाद इस बात को लेकर सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चा लगातार चल रही है कि गठबंधन की खबरें आ सकती हैं, देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये खबरें राजनीतिक गलियारों में अपनी जगह बना पाती है। इससे पहले आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन कई अन्य दलों से हो चुका है। अपना दल के साथ ही साथ बात करें सुभाषपा की, तो इन तमाम दलों के साथ गठबंधन की घोषणा पहले ही की जा चुकी। तो लगातार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की हम बात करें तो युवा नेता के बीच में असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव के बाद। तो जिस तरह से पश्चिम की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम की युवा नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। और जिस तरह से सपा और भीम आदमी का चुनाव में गठबंधन पर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है, ऐसे में चंद्रशेखर और अखिलेश की मुलाकात के बाद इस बात को लेकर कयास भी लग चुके हैं। यूपी विधानसभा को लेकर सपा गठबंधन नीति को लेकर हालांकि अब बातचीत साफ तौर पर सामने आ चुकी है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी साफ तौर पर ऐलान नहीं हुआ है। साथी के लोग चुनाव लड़ते हैं। जो असली राजनीति शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, वो पंचायत चुनाव के बाद। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद शफी जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद शफी, जिस तरह से सपा और भीम आर्मी चीफ के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे हैं, सपा को मिला रावण के साथ, इसको लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी मची हुई है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या गठबंधन को लेकर बहुत जल्दी घोषणा हो सकती है? दूसरी बात, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर बात करें हम चंद्रशेखर आजाद की, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं,
क्योंकि अगर बात करें हम तो कल बीते दिन अभी वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आज ही सवेरे वो अखिलेश यादव से भी जाकर मुलाकात करते हैं। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो गठबंधन से जो 2022 का चुनाव है वो लड़ेंगे, किसी न किसी के गठबंधन में रहेंगे, लेकिन किसके साथ जाएंगे अभी ये साफ नहीं किया है। कितनी सीटों से लड़ेंगे अभी ये साफ नहीं किया है। कितनी सीटों की डिमांड है ये नहीं बताया है। खुद चुनाव लड़ेंगे अभी ये भी नहीं पूरी तरीके से साफ किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चंद्रशेखर आजाद की तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी वो कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन युवा नेता के तौर पर जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपनी पहचान बनाई है, समाजवादी पार्टी से यदि मुलाकात हुई है तो क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए आगे बढ़ेगी? किस तरह का फायदा हो सकता है? बिल्कुल, आज जिस तरीके से इनकी मुलाकात में कयास लगाए जा रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की जो मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं गठबंधन में तब्दील हो जाएगी, तो अगर सूत्रों की माने तो पूरी तरीके से बात हो चुकी है, लेकिन बस ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल एक बड़ी कहीं ना कहीं जो प्रेस वार्ता ये लोग दोनों रख सकते हैं, एक साथ की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर अभी बात जो क्लियर नहीं हो पाई है, इसी वजह से जो चंद्रशेखर आजाद है वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं गठबंधन की बात को, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अखिलेश के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। जी बिल्कुल। जिस तरह से पश्चिमी यूपी की बात की जाए, चंद्रशेखर आजाद और रावण का साफ तौर पर ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब नई सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। जिस भूमिका की वो बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को उसका फायदा कैसे मिल सकता है? देखिए, एक तो दलित समाज को अपने साथ लेकर चलते हैं और साफ तौर से उनका कहना है कि दलित समाज के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम बहुजन के लिए लड़ते हैं, हम सभी के साथ हैं, हमारे साथ युवा हैं और हम जिस क्षेत्र से लड़ेंगे वो क्षेत्र हमारा है। अभी उन्होंने साफ कह दिया प्रयागराज में जो एक ही परिवार के दलित परिवार की 4 हत्या हो गई, उसको लेकर इन्होंने डिमांड उठाई। 69,000 शिक्षकों को लेकर जो आरक्षण को लेकर लड़ाई हो रही है उसकी बात कही। तो कहीं ना कहीं जो दलितों को लेकर और बहुजन समाज को लेकर एक साथ चलने की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश के साथ इनका गठबंधन होता है तो जिस तरीके से जो एक यूथ इनके साथ चल रहा है तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल। मोहम्मद शफी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ रावण के साथ की यहाँ पर बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ और क्या क्या समीकरण बदलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उसको लेकर जरूर आगे भी बातचीत करेंगे और तमाम अन्य पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। तो अखिलेश के मिशन बुंदेलखंड की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स,
छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे अखिलेश के मिशन बुंदेलखंड की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल में समाजवादी विजय रथ यात्रा की धमाकेदार परिणति के बाद अब बुंदेलखंड को अपना अगला पड़ाव बनाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड में शक्ति प्रदर्शन के जरिए अखिलेश यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पूर्वांचल की तरह बुंदेलखंड में भी भाजपा से सीधे मुकाबले में सपा ही है। सपा की नजर दलित और पिछड़ी जातियों की बहुलता वाले इस क्षेत्र में अपने जनाधार को फिर से हासिल करने की है। बुंदेलखंड के 2 मंडल झांसी और चित्रकूट में कुल 19 विधानसभा सीट आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की सभी 19 सीटें भाजपा की झोली में गई थी। पिछली बार मोदी लहर में भाजपा ने सभी सीटों पर कब्जा जमाने का करिश्मा कर दिखाया था, लेकिन इस बार चित्रकूट मंडल सहित समूचे बुंदेलखंड में भाजपा के लिए पिछले कीर्तिमान को कायम रख पाना आसान नहीं। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंद्रमणि, जिस तरह से बुंदेलखंड की हम बातचीत कर रहे हैं, पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो जिस तरह से तमाम 19 की 19 सीटें भाजपा के हिस्से में गई थी, और इस बात की साफ तौर पर जिस तरह से अखिलेश यादव की कैंपेनिंग की यदि हम बात कर लें तो रथ यात्रा में जिस तरह का जन सैलाब, जिस तरह का जन समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि इस अपार जन समर्थन के बाद और भाजपा की भी तमाम घोषणाओं के बाद भाजपा का अपना गढ़ बचा पाना आसान होगा? जी, निश्चित तौर से अगर हम बात करें कि चुनाव की, और निश्चित तौर से अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की, तो सबको पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछली बार भाजपा के खाते में 19 की 19 सीटें आई थी, जिसको लेकर अखिलेश भी जानते हैं। और यही कारण है कि अखिलेश यादव लगातार बुंदेलखंड पे मेहनत कर रहे हैं। बुंदेलखंड की बात करें, अगर विजय रथ यात्रा की शुरुआत की बात करें तो कानपुर से जो यात्रा की शुरुआत हुई थी उसका रुख भी बुंदेलखंड की तरफ था, यानी हमीरपुर तरफ पहुंची थी, और उसके बाद में कानपुर देहात वो रथ यात्रा पहुंची थी। तो अखिलेश यादव का एक बार उनका जो विजय रथ है वो एक बार फिर से बुंदेलखंड का रुख कर रहा है। और इस बार जो महोबा है, ललितपुर है, झांसी है, इन तमाम क्षेत्रों में जाकर ये संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि जो भाजपा की शासनकाल में और सपा के शासनकाल में तुलना की जाएगी। और निश्चित तौर से अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि जो वहाँ की जनता है उसको अखिलेश यादव समझा पाए कि जो समाजवादी पार्टी वो भाजपा से बेहतर है और वो उसे वोट करे। अब देखना होगा कि भाजपा की तरफ से क्या रणनीति है, क्या भाजपा भी इसी तरह की कुछ प्रक्रिया अपनाती, क्योंकि भाजपा की तरफ से भी विकास यात्रा की शुरुआत की जानी। तो एक तरफ विजय यात्रा रथ है और दूसरी तरफ विकास यात्रा रथ है, तो मुकाबला अब टक्कर का होने वाला है। जहां पर पिछली बार 19 की 19 सीटें भाजपा को मिली थी, तो इस बार मुकाबला इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक के बीच में रथ लेकर जा रहे हैं, और भाजपा के लिए जरूर जो एंटी इनकम्बेंसी वाली बात होती है वो एक उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्षेत्र जो बुंदेलखंड का क्षेत्र कहा जाता है कि पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्रों में उसकी गिनती होती है। तो उसके विकास को लेकर क्या जितने भाजपा ने वादे किए थे वो क्या पूरे हो गए? और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार ने इतना काम किया था और अगर उनकी सरकार बनती है तो वो और काम करेंगे। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इतना भी आसान नहीं होगा जितना पिछले चुनाव में भाजपा ने बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दिया था। 19 की 19 सीटें भाजपा को मिली थी, और कहा भी जाता है कि जो बुंदेलखंड जीत लेता है वो यूपी जीत सकता है। भले वो एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो, मात्र 19 सीटें हों उस क्षेत्र में, लेकिन
राजनीति की धुरी में रहता है, क्योंकि वहाँ पिछड़े क्षेत्र के लोग आते हैं, पानी की समस्या है, तमाम समस्या है। और भाजपा जिस तरह से दावा कर रही है कि वहां पर जो तमाम समस्याएं थी उनको दूर किया गया है, तो निश्चित तौर से अब ये जनता को निर्णय करना है कि क्या ये समस्याएं दूर हो गई। और जिस तरह से अखिलेश यादव अपना रथ लेकर निकलेंगे कि वो बांदा से महोबा जाएंगे, महोबा के बाद में ललितपुर जाएंगे और ललितपुर के बाद में वो झांसी पहुंचेंगे, तो निश्चित तौर से पूरे बुंदेलखंड को साधने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरह से तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग हो रही है और उस पूरे क्षेत्र को जाति समीकरण और तमाम समीकरणों के साथ में साधने का अखिलेश यादव प्रयास करेंगे। लेकिन अब कुछ ही समय जब वो रथ लेकर निकलेंगे तब स्थिति और स्पष्ट होगी कि वहां की जनता क्या चाहती है। जी बिल्कुल चंद्रमणि, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अखिलेश यादव अपना विजय रथ लेकर अलग अलग जगहों पर निकल रहे हैं, बुंदेलखंड की साफ तौर पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के द्वारा इस पूरे गढ़ को साधने का प्रयास किया जा रहा है। देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में किस तरह का परिणाम समाजवादी पार्टी को यहां से मिलता है। और इसके बाद बात करेंगे आपने क्यों किया किनारा, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ। बाय बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपने क्यों किया किनारा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज शाम को संसद के उच्च सदन में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे। इधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। संजय सिंह का आरोप था कि उन्हें ना तो संसद में बोलने दिया जाता है और न ही सर्वदलीय बैठक में। संजय सिंह पीएम के आने से पहले ही बैठक से निकलकर चले गए। संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने सर्वदलीय बैठक के दौरान उन्हें नहीं बोलने दिया। उन्होंने कहा कि वे सत्र के दौरान एमएसपी गारंटी के कानून के तौर पर लाने को लेकर बीएसएफ अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को संसद सत्र में लाने का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन उन्होंने सर्वदलीय बैठक में नहीं बोलने दिया गया। यहाँ पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहां पर अशांति फैली हुई है। और इसी खबर पर दिल्ली से ब्यूरो चीफ, दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से आप सांसद संजय सिंह ने बहिष्कार किया है सर्वदलीय बैठक का, साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बैठक में नहीं बोलने दिया गया। जिस मुद्दे को उठाना चाह रहे थे उस मुद्दे पर बात करने का मौका नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने वॉकआउट किया है।
क्या कहना है इस पर आपका? जी अमित, आपसे अनुरोध करेंगे आप अपने ऑडियो को एक बार चेक कर लें ताकि आपका ऑडियो बेहतर तरीके से हमारे पास तक पहुंचे। देखिए, दो बड़ी चीजें सामने निकल के आती हैं। अब तक जो विपक्ष का काम था कि सरकार की नीतियों का विरोध करना, उसमें सबसे पहले था कृषि बिल, और लगातार पिछला सत्र हमने देखा कि किस तरह से तमाम विपक्ष लामबंद था और साफ तौर पे एक ही बात जो है हर एक के जहन में थी, जो साफ तौर पे सामने नजर आ रही थी कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए। अब सरकार ने तीनों कृषि बिल वापस करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। पार्लियामेंट के पहले ही दिन तीनों कृषि बिल वापस लिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में विपक्ष किस तरह से अपने आप को पार्टिसिपेट करे, ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद किसानों का ना हटना, यानी तमाम बॉर्डर्स पे किसान जमे हुए, उनका साफ तौर कहना है एक तो बिजली अधिनियम जो आ रहा है उसका वो लगातार विरोध करें, दूसरा किसान चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून उन्हें मिले। और यही बड़ी वजह थी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, यूपी के प्रभारी भी हैं, यूपी में चुनाव होने वाला है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तीनों कृषि बिल वापस लेने से काम नहीं चलेगा। मुद्दा ये है कि अगर आप कृषि बिल वापस ले रहे हैं तो इसके साथ में एमएसपी गारंटी कानून भी दे दे। और इस बार पार्लियामेंट का जो शीतकालीन सत्र है, टोटल 29 बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे, जिसमें 26 नए बिल है और उन 26 नए बिलों में विद्युत विधेयक बिल भी शामिल है। संजय सिंह का कहना था कि इस विधेयक बिल को यहां से बाहर कर दिया जाए, बिजली एक्ट का किसान विरोध कर रहे हैं, इसका यहाँ पे पार्लियामेंट में पेश होने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो तमाम अन्य मुद्दों पे बात कर सकती है। और यही बड़ी वजह थी कि आज जब सर्वदलीय बैठक हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की बैठक की बात करें, तमाम बैठकों में संजय सिंह ने साफ तौर पे कहा कि सरकार उन्हें बोलने नहीं देती। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार यहाँ पर आपने किनारा किया है सर्वदलीय बैठक से। साफ तौर पर उनका आरोप रहा कि संजय सिंह को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि वो शामिल नहीं होना चाहते सर्वदलीय बैठक में। और इसके बाद बातें करेंगे बीजेपी के गरीब राज्य की। नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीब सूचकांक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके बाद देश में सियासत एक बार फिर से तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में गरीब के मामले में जो 5 राज्य टॉप पर हैं, उनमें से 4 राज्य बीजेपी शासित हैं। इन राज्यों में कहीं बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो कहीं पर एनडीए की गठबंधन की सरकार। आबादी के हिसाब से गरीबों के मामले में योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। नीति आयोग के द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार बिहार, झारखंड और यूपी देश के सबसे गरीब राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी है, वहीं केरल इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन की सरकार वाली बिहार राज्य की 51.91% जनसंख्या गरीब है। राज्य में नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा और जेडीयू गठबंधन की 1.5 दशक पुरानी सरकार, वहीं दिसंबर 2019 से पहले रघुवर दास के नेतृत्व वाली बीजेपी शासित झारखंड की 42.16% आबादी गरीब है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट की माने तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 37.79% आबादी अभी भी गरीब है। तो बीजेपी के गरीबी की लिस्ट में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और इस पर जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, लगातार हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे बने हुए हैं। जी अमित, जिस तरह से रिपोर्ट कार्ड तो गरीबी की लिस्ट में बीजेपी की यदि बात करें तो बीजेपी शासित 4 राज्य जिस तरह से सामने आए हैं, ऐसे में साफ तौर पर राजनीति में तमाम विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से एक मुद्दा मिल गया है। लगातार एक तरफ सरकारों के द्वारा विकास की बात कही जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड सामने आया है गरीबी लिस्ट में, तो 4 राज्यों के गरीबी के प्रदेश में शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल का माहौल जरूर हो चुका है। और इसी के साथ ही साथ हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार के न्यूज के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।